नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट लेकर हाजिर हैं। जहां बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा तो सुपर फास्ट अंदाज में भी होंगी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं जोहार छत्तीसगढ़ की। बिलासपुर के मेहतारी हुंकार रैली पर सियासी वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस जहां पर स्मृति ईरानी पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा, देखिए। बिलासपुर में हुए बीजेपी की मेहतारी हुंकार रैली पर सियासी रार तेज हो गई है। इस रैली में शामिल स्मृति ईरानी ने खुद को घर में घुसकर वार करने वाला बताया, जिस पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अभद्र भाषा बीजेपी की संस्कृति है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि चुनाव का समय है, बहुत सारे लोग हुंकार भरेंगे। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि दोबारा कांग्रेस ही जीतेगी और हमारी ही सरकार बनेगी। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी संस्कृति है, जो अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ क्या क्या टिप्पणी नहीं की वो सब जानते हैं। तो झूठ बोलने बड़ी माहिर हैं। मुझे लगता है कि शब्दों का चयन और वो भी केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा ठीक ठाक होना चाहिए। घर में घुस के मारने जैसा शब्द मैं समझता हूँ कि राजनीतिक प्रतिष्ठा के खिलाफ है। चुनाव का समय है, अब बहुत लोग हुंकार करेंगे, बहुत लोगों को छींकें आएगी, बहुत लोग खांसी होगा, चलता रहेगा। हुंकार रैली को बीजेपी ने ऐतिहासिक बताया और कहा कि आंदोलन से कांग्रेसी अंदर से डर गए हैं। स्मृति ईरानी जी की उपस्थिति में जो एक ऐतिहासिक महतारी हुंकार रैली का आयोजन हुआ है, कांग्रेस डर गई है, सहम गई है और इसलिए बौखलाहट में इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। वास्तविक में कांग्रेस अंदर से हिल गई है और हिलने के बाद में वो बोल अलग रहे हैं, निकल मुंह से अलग रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक रैली, इतना बड़ा महिलाओं का रैली आज तक बिलासपुर में या प्रदेश में नहीं हुआ है। स्मृति ईरानी जी ने कोई ऐसा वातावरण निर्मित नहीं किया कि यहाँ पे हम लोग हम नहीं कहा कि भाजपा वाले कोई डंडा चलाएंगे या ये करेंगे या मारपीट करेंगे, ये नहीं है। ये जो एक पॉलिटिकल जो वार है, उस वार को कांग्रेस सह नहीं पा रही है। छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव होने हैं, लिहाजा आंदोलन और सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। 2023 का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और अब बात उपचुनाव की। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी चयन के लिए भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की आज बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 17 दावेदारों ने अपने नाम सामने रखे, जिनमें से 5 नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजने का फैसला लिया गया है। रायपुर में शनिवार को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 5 नामों का एक पैनल तैयार हो चुका है, जिसे केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा, जहां से बीजेपी प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा। इसके पहले बीजेपी ने प्रत्याशी चयन के लिए 4 सदस्यीय पर्यवेक्षकों की टीम बनाई थी, जिसने 17 नामों का पैनल तैयार किया और अब उनमें से 5 नाम चुने गए हैं। इनमें ब्रह्मानंद नेताम, गौतम उइके, बंटी ठाकुर, देवेंद्र टेकाम और परमानंद तेते के नाम शामिल हैं। 17 नाम विधानसभा प्रत्याशी के लिए उनके पास आए। उन नामों पर विचार करके 5 नामों का पैनल आज हम केंद्रीय चुनाव समिति को भेज रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति उस पर निर्णय करेगी और वहां से प्रत्याशी की घोषणा होगी। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए 17 नवंबर तक नामांकन होगा, 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने आज लाल बहादुर नगर में ग्रामीणों की शिकायतों को सुना और सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी उनसे लिया, साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात जारी है। राजनांदगांव के लाल बहादुर नगर में मुख्यमंत्री की चौपाल लगे, जहां ग्रामीण अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। इन्हीं में से एक गरीब ग्रामीण ने अपने 2 बेटों की गंभीर बीमारी की जानकारी दी। इलाज की गुहार भी सीएम से लगाई। सीएम ग्रामीण की मदद के लिए सामने आए और भावुक होकर मंच से बीमार बच्चों के इलाज का ऐलान किया।
सीएम ने ग्रामीणों से सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लिया। ग्रामवासियों की मांग पर लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात भी कही। रासायनिक खाद भारत सरकार नहीं दी तो हमारे खेत गए, यूरिया नहीं दी तो गए, वर्मी कंपोस्ट बना दूसरे के ऊपर नहीं दी, गौरव से गौ माता भी सेवा हो गए। छत्तीसगढ़ के मुखिया प्रदेश की सभी विधानसभा के दौरे पर हैं, ग्रामीणों की शिकायत सुन रहे हैं और तत्काल निराकरण भी कर रहे हैं, जिसकी सराहना हो रही है। बीते 2 महीने में आरएसएस चीफ मोहन भागवत दूसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस बार भागवत उत्तर छत्तीसगढ़ यानी कि सरगुजा संभाग जाएंगे। वहीं आरएसएस प्रमुख 13 नवंबर को जशपुर पहुंचेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहली दफा सरगुजा संभाग के दौरे पर आ रहे हैं। 13 नवंबर को भागवत जशपुर पहुंचेंगे। 14 नवंबर को स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसके लिए तैयारियां जारी है। जशपुर राजघराने के यश प्रताप सिंह देव गांव-गांव जाकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। हाथ में पीला चावल देकर आमंत्रण दिया जा रहा है। तो वहीं 15 नवंबर को भागवत अंबिकापुर प्रवास पर रहेंगे, जहां पीजी कॉलेज मैदान में भागवत एक सभा को संबोधित करने के साथ कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तैयारियां पूरी चल रही हैं। सभी 6 जिलों में स्वयंसेवक अधिकतम संख्या में आने के लिए अपनी गणवेश की पूर्ति कर रहे हैं। सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में भागवत का सरगुजा संभाग का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। 2 महीने के अंदर मोहन भागवत का ये उनका छत्तीसगढ़ का दूसरा दौरा है। इसको लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। भले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हों, लेकिन गौरला पेंड्रा मरवाही जिले में होने वाले कार्यक्रमों में अभी भी उनकी जगह सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नारे ही लगते नजर आते हैं और सुनाई देते हैं। देखिए रिपोर्ट। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में निकाली जा रही कांग्रेस की पदयात्रा की तस्वीर है। इस यात्रा के दौरान कांग्रेसी सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी के नारे लगाते सुने गए। पदयात्रा के पोस्टर और बैनर में भी गांधी परिवार के नेताओं को तरजीह दी गई, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वरीयता से कोई स्थान नहीं मिला। इस पर सांसद ज्योत्सना महंत ने सफाई देते हुए कहा कि सोनिया और राहुल गांधी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। क्या है, जवान पर चढ़ी हुई है सोनिया जी। तो सोनिया जी हमारी आदरणीय है, तो उनको याद करते हैं। खड़गे जी भी हमारे सम्मानीय हैं। अभी लोग यहाँ के गांव के लोग नहीं जानते। कभी कभी क्या होता है कि जब जो हमारे लीडर होते हैं, जो सीनियर होते हैं, जो हम सबके मार्गदर्शक हैं, जो सबसे प्रिय रहते हैं, ज्यादा कभी कभी उनका नारा लग जाता है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे की अनदेखी के आरोपों को खारिज किया। आज वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने खड़गे जी का भी बिल्कुल जयकारा लग रहा है, पूरे गांव-गांव में लग रहा है। कांग्रेस में लंबे समय बाद गांधी परिवार से अलग कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। अब बात राजनांदगांव की। राजनांदगांव में बौद्ध धर्म के कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी का मामला अब और गर्मा गया है। आज हिंदू संगठनों ने डोंगरगढ़ में रैली निकाली और एसपी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। वहीं बीजेपी ने इसे षड्यंत्र बताया है। ये रिपोर्ट। हिंदुओं का ये अपमान ये आक्रोश हिंदू देवी देवता के अपमान के विरोध में है। डोंगरगढ़ में हिंदू समाज ने रैली निकाली और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल राजनांदगांव में 7 नवंबर को बौद्ध समाज का सम्मेलन हुआ था, जिसमें हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने और पूजा नहीं करने की शपथ दिलाई गई थी। इस शपथ समारोह का वीडियो वायरल होने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। इसके खिलाफ आज सर्व हिंदू समाज के द्वारा आक्रोश रैली निकालकर नगर भ्रमण करके थाना में अधीक्षक महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसे समाज धर्म को तोड़ने और अपमान करने का षड्यंत्र बताया है। किसी को ये मानना कि हिंदू धर्म को नहीं मानना, तो गणेश को नहीं मानना, तो सरस्वती को नहीं मानना, मैं समझता हूँ कि सरासर हिंदू धर्म का और देवी देवताओं का अपमान है। संविधान हमें धर्म चुनने की आजादी देता है और दूसरे धर्म के सम्मान की बात भी करता है, लेकिन किसी धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी सही नहीं है। इधर सरगुजा जिले के सीतापुर में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के खिलाफ ब्राह्मण और विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा खोल दिया। नेशनल हाईवे पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। वहीं जिला प्रशासन की समझाइश के बाद पूरा मामला शांत हुआ।
हंगामा प्रदर्शन की ये तस्वीर अंबिकापुर से सामने आई है। सीतापुर अंबिकापुर मुख्य मार्ग पर ब्राह्मण और हिंदू परिषद ने चक्का जाम कर दिया। दरअसल प्रशासन के बिना अनुमति के राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने महासम्मेलन शुरू कर दिया, जबकि सम्मेलन का आयोजन नहीं कराने का हिंदू परिषद पहले ही जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुका था। आदिवासियों ने अपने कार्यक्रम का विरोध होते देख आक्रोशित हो गए। दोनों संगठन एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत कर दोनों गुटों को शांत कराया। यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा था वो रुकवाया गया है और यहाँ जो दूसरा पक्ष जो विरोध कर रहा था उसको भी रोड से खाली करवाया गया है। बिना परमिशन के आयोजन किया है और जिन कुछ लोगों ने यहाँ पे चक्का जाम किया है उनके दोनों के विरुद्ध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हिंदू संगठन ने इस आयोजन को भड़काऊ बताते हुए बैन करने की मांग की। अब सवाल यही है कि जब जिला प्रशासन की अनुमति नहीं थी तो ये आयोजन कैसे हुआ और दोषियों पर कार्रवाई कब होगी। और अब रिपोर्ट एक अनजान बीमारी से जुड़ी हुई। सुकमा जिले का रेगड़गट्टा गांव, जो कि इन दिनों अज्ञात बीमारी से लगातार जूझ रहा है। यहाँ अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में जंगल, पहाड़ों और पगडंडियों से होता हुआ तमाम परेशानियों को पार करते हुए IBC 24 इस गांव में पहुंचा और जाना कि गांव में इस वक्त क्या हालात हैं। आप भी रिपोर्ट देखिए। सुकमा जिले का रेगड़गट्टा गांव, अज्ञात बीमारी से 61 लोगों की मौत के खौफ में जी रहे हैं लोग। ग्राउंड जीरो पर IBC 24। सुकमा से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रेगड़गट्टा गांव, जो इन दिनों बेहाल है। यहाँ अज्ञात बीमारी ने तांडव मचा रखा है। 61 लोगों की मौत हो चुकी है। जंगल, पहाड़ों, पगडंडियों से होते हुए IBC 24 संवाददाता राजा राठौर इसी गांव में पहुंचे। इसी बीच गांव में कुछ लोग नजर आए और इस अनजान बीमारी और मौतों पर चर्चा शुरू हुई। तो गांव वालों ने बताया कि मौत तो हुई है, पर अज्ञात बीमारी से ही सारे लोगों की मौत नहीं हुई। कुछ लोगों की मौत अलग अलग वजहों से हुई है। हालांकि अब जरूर प्रशासन की टीम और मेडिकल की टीम गाँव का लगातार दौरा कर रही है और हालात पहले से काफी बेहतर हैं। क्या स्थिति है अभी गाँव की? अभी ठीक है सर। और फिर क्या ऐसे मरीज फिर सामने आए? नहीं है, अभी वही जो पहले जो सीजन हुई थी वही अभी है, लेकिन अभी थोड़ा ठीक हो गई। तो डॉक्टरों की टीम आती है क्या उसके बाद? आती है सर। क्या करते हैं वो लोग? आके इलाज करते हैं, आके चेक करते हैं पूरा। गाँव वालों से चर्चा के बाद हमारी टीम और आगे बढ़ी। गाँव के ही माड़वी गंगा नाम के युवक ने बताया कि हालात काबू में हैं, लेकिन इन सब के बाद भी गांव में हाथ पैर में सूजन की अनजान बीमारी से 3-4 लोगों की मौत हुई है। ग्रामीण झाड़ फूंक से भी अपना इलाज करवा रहे हैं। अभी तो स्थिति जैसा है जी, पहले अभी बहुत चल रहा था मरने का, लेकिन अभी ठीक है, जहाँ तक बहुत देर हो चुका है। अच्छा, उन जो लोगों की मौत हुई थी 2 वर्षों में 60 से 61 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद टीम आई, मेडिकल कैंप लगा, उसके बाद भी कुछ लोगों की मौत हुई है क्या? उसके बाद मतलब 3-4 जन ऐसे कुछ मौत हो गई। गांव के ही पटेल की एक दर्दनाक दास्तान सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल गांव के पटेल तुरसम दुला इस अनजान बीमारी के चलते अपने घर पर अकेले पुरुष ही रह गए हैं। इस बीमारी ने तुरसम दुला के 2 भाई और एक बहन को उनसे छीन लिया है। ग्रामीण इस पूरी बीमारी और मौतों की वजह किसी देवीय प्रकोप को भी मानते हैं। गांव वालों ने बताया कि साल 2006 में सलवा जुडुम अभियान के बाद गांव के मंदिर में पूजा पाठ बंद कर दी गई थी। अनजान बीमारी और मौत की वजह मंदिर में पूजा पाठ बंद होना भी ग्रामीण मान रहे हैं। क्या वजह मान रहे हैं आप? इस बीमारी का कारण क्या देवी प्रकोप भी मान रहे हैं आप लोग? मान रहे हैं सर, अब इसी को भी मान रहे हैं और देवी प्रकोप भी मान रहे हैं। ये बहुत यहाँ का भूतपूर्व सरपंच है, पुराने व्यक्ति है इस गांव के, आप क्या मान रहे हैं? मैं तो देवी मान रहा हूँ सर। अभी देखना होगा इस अनजान बीमारी से लोगों को कब मुक्ति मिल पाती है।